नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एन ऑनलाइन स्टडी पर, जहां पर हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर फर्स्ट की पूरी तैयारी करने वाले हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स लेके आए हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना पाएँ। तथा हम अपने जो नोट्स आपको लिखवा रहे हैं उनमें से आपको 90 से 95% क्वेश्चन ईजिली देखने को मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं तथा ये पूरी आप इस बात की गारंटी मान सकते हैं कि आपको इसमें 95% क्वेश्चन इसमें से ही मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की आज हमारी तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ने वाले आज मरुस्थलीय प्रदेश। पिछली क्लास में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में स्थित 13 में से 12 जिले मरुस्थलीय जिले हैं। यानी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अरावली के जो पश्चिम में स्थित है जिले, उनमें से 13 में से 12 जिले मरुस्थलीय जिले यानी कि रेतीले जिले हैं। यह राजस्थान के 61% भाग पर विस्तृत है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, यानी कि 61% हमारा मरुस्थलीय भाग है, और अरावली जो थी हमारी वो 9% थी। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश अरावली तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है से निर्धारित होती है, तथा जबकि पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हमारे राजस्थान की कुल सीमा, पूर्वी सीमा जो कि अरावली प्रदेश से होती है, तथा रेगिस्तानी सीमा तथा ये पश्चिमी रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा से निर्धारित होती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में विभक्त कर देती है। पहला जो है वो थार का मरुस्थल या शुष्क प्रदेश जिसको बोलते हैं, तथा दूसरा है अशुष्क प्रदेश या राजस्थान बागड़। तो जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में विभक्त कर देती है, जिसमें पहला हो जाएगा थार का मरुस्थल तथा दूसरा है अशुष्क प्रदेश या राजस्थान बागड़ का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र। पहला पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। इसका 62% भाग राजस्थान में है। उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश पर परमो कार्बोनिफेरस काल में सागर का विस्तार पाया जाता था। टर्शनी काल के अंत में सागर के पीछे हटने तथा क्वाटरनरी काल में मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार हो गया। यानी कि जो ये मरुस्थलीय इलाका है वो पहले सागर का इलाका हुआ करता था, बाद में सागर सूख गया तथा जो जनसंख्या है वो बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से इलाकों में मानवीय गतिविधियां होने लगी, लोग आने जाने लगे और इन सब से मरुस्थल का विस्तार हो गया। पश्चिमी राजस्थान में पर कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बनता है परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण कौन से राजस्थान में मिलते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान जो इलाका है वो हमारा मरुस्थलीय इलाका है। बाप बोल्डर बेड। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर परमो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा यह हिमवाहित है, यानी बर्फ से वाहित है। उसके बाद है भादुरा बालुकाश्म। जोधपुर के भादुरा में जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। भादुरा के अतिरिक्त बाप क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। यानी जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जोधपुर के भादुरा इलाके में पाए जाते हैं, तथा भादुरा के अलावा ये बाप क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये दोनों क्षेत्र जोधपुर में है। शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल। पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा तथा पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। पश्चिम में जो रेड क्लिफ रेखा है हमारी, उसके तथा पूर्व में जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो पश्चिमी रेड क्लिफ रेखा का जो इलाका है हमारा,
तथा जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके मध्य का जो भाग है, जो हमारा रेगिस्तानी भाग है रेत से बना हुआ, इस भाग में अधिकतर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं दोस्तों। बालू का स्तूपों के कुछ प्रकार है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा जो बालू का स्तूप प्रकार आ रहा है वो है अनुदैर्घ्य या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप, यानी कि पवन के अनुवर्त उसके समांतर जो हमें मिलता है वो बालू का स्तूप। इन्हें हवा के समांतर चलने से इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। सबसे अधिक जो हमारे यहाँ स्तूप पाए जाते हैं यही स्तूप पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में या और इनके और नाम है जिन्हें पढ़ लेते हैं हम। इन्हें रेत कटक, अलब स्तूप, रेखिक स्तूप या सीप कहा जाता है। तो सीप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूपों को कहा जाता है। इन स्तूपों के मध्य दो श्रृंखलाओं के मध्य इन स्तूपों में दो श्रृंखलाओं के मध्य रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है, जिसे कॉरिडोर कहते हैं। कॉरिडोर को सहारा में घासी कहा जाता है तथा इसे कारवा मार्ग भी कहा जाता है। यानी कि जो स्तूप होते हैं इनके जो दो श्रृंखलाएं बन जाती है उनके मध्य स्थान पाया जाता है, उन स्थान को कॉरिडोर कहते हैं तथा सहारा में इस स्थान को घासी कहते हैं। इसे कोरवा मार्ग भी कहते हैं। यहाँ से यात्री जो होते हैं वो अपने ऊंट ले जाने का काम भी करते हैं। दक्षिण पश्चिम भाग जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला इलाका है उसमें ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो अनुवर्ती बालू का स्तूप या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप कौन से भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, जिसमें जिले कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समकोण पर निर्मित होने वाले चापाकार बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि हवा जो चल रही होती है, हवा के चलने पर जो हवा के अनुरूप जो 90 डिग्री कोण पर बनते हैं, 90 के कोण पर या समकोण पे, उन स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसमें जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इन जिलों में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तथा इनकी जो निर्माण होता है वो हवा की मंद गति के कारण इनका निर्माण होता है। अब अगला देख लेते हैं हम बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही एक विशिष्ट प्रकार है, जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है। यह सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। तो सर्वाधिक गतिशील होने कौन से स्तूप होते हैं? तो ये होते हैं बरखान या जो अर्धचंद्राकार होते हैं। इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है, इसलिए इनका नाम भी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पड़ गया है। शेखावटी क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं और लघु जो छोटे होते हैं, छोटे गड्ढू के पीछे निर्मित होने वालों जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो जो छोटे गड्ढू के पीछे निर्मित होते हैं उन्हें लूनेट कहा जाता है। तो लूनेट किन्हें कहा जाता है? तो ये भी इसका उत्तर क्या होगा? बरखानों को, जो छोटे गड्ढू के पीछे निर्मित होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। महिलाओं की हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूपों को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि पैराबोलिक या परवलयिक जो बालू का स्तूप होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? तो उनकी आकृति होती है महिलाओं की हेयरपिन जैसी, जो महिला अपने बालों में लगाती है। तारा बालू का स्तूप 3 से अधिक बाहर निकली हुई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ व पोखरण क्षेत्रों में एवं गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में यह सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी कि इनकी जो आकृति होती है वो तारे के समान होती है, इसलिए इनका नाम हो गया तारा बालू का स्तूप। नेक्स्ट है हमारा अवरोधी बालू का स्तूप। किसी अवरोध के आने से बनने वाले स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। सब काफिज या बालू का स्तूप छोटी झाड़ियों एवं घास का जो झुंड होता है उसके पीछे निर्मित होने वाले स्तूपों को हम अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेबका। झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वालों जो स्तूप होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, नेबका। वेलबेक मोटी रेत से बने हुए बालू का स्तूपों को हम क्या कहते हैं, वेलबेक। उसके अगला है हमारा द्रास। वर्धाकार वेलबेक को द्रास कहते हैं दोस्तों। वो है धरियन। स्थानांतरित बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। जो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं उन्हें कहते हैं धरियन। कुछ और हैं जो हम देख लेते हैं। हम्मादा, चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है। रेग मिश्रित मरुस्थल, और जो दुर्ग या इर्ग जो होता है, इर्ग वो रेतीला मरुस्थल होता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जैसलमेर जिले के पोखरण व जैसलमेर तहसील, जोधपुर की फलोदी तहसील तथा बीकानेर में बालू का स्तूपों मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यहाँ बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावृत पाई जाती है। जैसलमेर में जुरासिक काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जैसलमेर में जुरासिक काल के बलुआ पत्थरों पर एक विस्तृत चट्टानी मैदान है, तथा जो जैसलमेर जिले में रामगढ़ है वहां से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। पीले पत्थरों का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जैसलमेर जिले के रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। नाचना गांव। नाचना गांव जैसलमेर मरुस्थल विस्तार के लिए जाना जाता है। नाचना गांव कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है तथा यह मरुस्थल विस्तार के लिए जाना जाता है। यहाँ नाचना गांव मतलब रेगिस्तान के विस्तार के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, तो यह नाचना गांव जाना जाता है। सम गांव यह जैसलमेर में स्थित है तथा यह पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कहा जाता है। लाठी सीरीज जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जल पट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं। यहाँ धरातल पर सेवण घास, दामन घास, मुराद घास पाई जाती है। ये जो लाठी सीरीज वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है कि जैसलमेर में जो भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लाठी सीरीज। या लाठी सीरीज किससे संबंधित है, तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। तो जमीन के अंदर जो पानी मतलब एक जल पट्टी बनी हुई है, मतलब पानी जाता रहता है हमेशा वहाँ पे उपलब्ध है, उसे कहते हैं लाठी सीरीज। तथा इसके आसपास क्या पाया जाता है, तो इसके आसपास सेवण घास, धामण घास तथा मुराद घास पाई जाती है। पीवना पश्चिमी राजस्थान में सर्प की एक विषैली प्रजाति है। पीवना क्या है, ये एक सांप की विषैली प्रजाति है दोस्तों, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा तल्ली। बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली या थली या ढांड कहा जाता है। यानी कि बालू का स्तूपों के मध्य जो जमीन पाई जाती है, निम्न भूमि, उसे हम कहते हैं तल्ली। टार या रन तल्लियों में वर्षा के समय जल एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को टार या रन कहा जाता है। यानी कि जब बारिश होती है तब इन जो नीचे की जमीन होती है, स्तूपों के नीचे की जमीन होती है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को क्या बोला जाता है, जो झीलें बन जाती है छोटी छोटी, उन्हें कहा जाता है टार या रन। यह अस्थायी झीलें प्लाया झील भी कहलाती है। प्लाया झील सर्वाधिक कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है। उसके बाद है खड़ीन। पलाया झीलों के एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, इसे खड़ीन सिंचाई कहा जाता है। यानी कि जो पलाया झील हमने ऊपर पढ़ी है, उनके एक और कच्ची मिट्टी का पाल बना लिया जाता है, मिट्टी की एक पाल बना देते हैं तथा उसे सिंचाई करते हैं, इसे हम कहते हैं खड़ीन। खड़ीन पद्धति का जो विकास हुआ है वो 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। यह वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत पद्धति है। तो खड़ीन क्या है, तो खड़ीन एक सिंचाई पद्धति है जो 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जिसकी खोज की गई या उनके द्वारा विकसित किया गया है।
तथा यह वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगड़। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य राजस्थान बांगड़ प्रदेश या अशुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का जो भाग है उसको हम बांगड़ या अशुष्क प्रदेश कहते हैं, यानी कि आधा सूखा यानी कि आधा रेगिस्तान। इस प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा गग्गर का मैदान। गग्गर का जो मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। मैदान का निर्माण सरस्वती, द्वष्दती, चौतांग तथा गग्गर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी कि गग्गर के मैदान का जो निर्माण हुआ है वह कौन सी नदियों से हुआ है, तो सरस्वती, द्वष्दती, चौतांग तथा गंगर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से गग्गर मैदान का निर्माण हुआ है। गग्गर मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ में पाया जाता है दोस्तों। यह गंगानगर से हनुमानगढ़ तक फैला हुआ है। इस प्रदेश की प्रमुख जो नदी है वो गग्गर नदी है, जिसका उपनाम मृत नदी है। तो मृत नदी किसका उपनाम है, तो ये गग्गर का गग्गर का जो गग्गर नदी जो है उसका उपनाम है। तथा ये क्वेश्चन और भी आता है परीक्षा में कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो हमारे क्या आंसर क्या हो जाएगा, गग्गर नदी दोस्तों। गग्गर नदी को पाट की नाली भी कहा जाता है। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट है कि पाट की नाली किसे कहा जाता है, गग्गर नदी को कहा जाता है। अगला जो हमारा हो जाएगा वो है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। यानी कि जो राजस्थान है हमारा उसका जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें शेखावटी क्षेत्र पाया जाता है, जिसका विस्तार हो जाएगा चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में पाया जाता है। जो चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले हैं वह हमारा शेखावटी क्षेत्र पाया जाता है। धरातल के नीचे चूना की परत पाई जाती है। जो धरातल जमीन है उनकी या इस प्रदेश की, उसके नीचे चूना की परत पाई जाती है, जिससे यहाँ कुआं खोदना आसान होता है। इन कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे चूने की जो परत होगी उससे जमीन ज्यादा भुरभुर हो जाएगी, तो वहां से जब कुआं खोदेंगे तो वो आसानी से खुद जाएगा। इन कुओं को हम क्या कहते हैं, जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। यह एक आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है, यानी कि इसके अंदर जमीन के नीचे हमेशा अफवाह शुरू रहता है। यहाँ बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान हमारे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सबसे अधिकता में जो वृक्ष मतलब उपस्थित हैं वो है खेजड़ी। शेखावटी क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो खेजड़ी पाया जाता है, खेजड़ी पाई जाती है तथा यहाँ पे बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं तथा ये आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि। नागौर जिला जो नागौरी उच्च भूमि है ये नागौर जिले में है। यहाँ भूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुचामन, नावा, डेगाना, डिडवाना आदि नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। मतलब नागौर जिले में जो है यह नागौरी उच्च भूमि है तथा यह खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो खारे पानी की झीलों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो नागौर जिला या नागौरी उच्च भूमि प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ये नदियां हैं कुचामन, नावा, डेगाना, डिडवाना, इन सब में नमक उत्पादन का काम किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी कुबड़ पट्टी। नागौर व अजमेर जिलों में भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण या अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो कुबड़ पट्टी क्या है, तो नागौर व अजमेर जो जिले हैं उसका जो पानी है, भूगर्भीय पानी यानी जमीन के अंदर जो पानी उपस्थित है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों जो हमारी हड्डियां होती है उनमें वो अविकसित या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिस कारण ये कुबड़ की तरह प्रतीत होता है, दिखना कुबड़ ही होती है एक तरह से। तो इस कुबड़ पट्टी, इसलिए हम इस स्थान को कुबड़ पट्टी कहते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तथा हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जो पानी है वो नागौर के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है। यानी कि सबसे अधिक फ्लोराइड राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो वह नागौर जिले के मकराना तहसील में
आसरवा गांव में पाया जाता है दोस्तों। यहां का पानी सबसे अधिक फ्लोराइड युक्त है। नेक्स्ट आ गया हमारा गोडवाड़ प्रदेश। यह लूनी व इसकी सहायक नदियों के सहायक नदियों का अपवास क्षेत्र है, लूनी व उसकी सहायक नदियों का, जिसका विस्तार जोधपुर, पाली, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर तथा जालोर जिलों में पाया। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। तो ये हमारा गोडवाड़ प्रदेश हो गया, जो कि लूनी व इसकी सहायक नदियों का अपवास क्षेत्र है और जिसका जो विस्तार है वो जोधपुर, पाली, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर तथा जालोर जिलों में पाया जाता है तथा यहाँ का सबसे ऊंचा भाग जो है वो हमारे जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे हमारी पूरी होती है। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और आप चैनल से जुड़ जाए दोस्तों। धन्यवाद।